चलिए, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो आज इससे पहले मैंने एक वीडियो और पहले बनाया है और आज हम आप लोग को पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या क्या सूचनाएं जो होती है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जैसे मान लिया हम देते हैं CaCO3, यहाँ तीर का निशान दे देते हैं CaO, आप प्लस लिख देते हैं CO2। तो आइए हम इस बात की चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को लिखने से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सूचना है कि रासायनिक समीकरणों को लिखने से अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं या परमाणुओं का संकेत और सूत्रों की सही जानकारी मिलती है। तो प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं के संकेतों और सूत्रों की सही जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों को लिखने से मिल जाती है। दूसरी सूचनाएं हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किन पदार्थों का क्या निर्माण होता है, इसकी भी जानकारी हमें सही जो है वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं या परमाणुओं की जो कौन से पदार्थ निर्माण होता है और कौन से पदार्थ रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, इसकी भी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। तीसरी सूचना है कि इसको कहते हैं अभिकारक। तीसरी सूचना में थे अभिकारकों के आपेक्षिक परमाणुओं और अणुओं की संख्या की जानकारी मिल जाती है। यानी कि रासायनिक समीकरणों को मिलने से, रासायनिक समीकरणों को लिखने से अभिकारक के परमाणुओं या अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी जो है हमें मिल जाती है। चौथी है कि प्रतिफल। चौथा सूचना ये मिलता है कि प्रतिफल के अणुओं और परमाणुओं की अपेक्षित संख्या की जो है वह जानकारी मिल जाती है। यानी कि कितने अणु और कितने परमाणु का क्या होता है, किस पदार्थ के कितने अणु और कितने परमाणु का निर्माण होता है, इसकी अपेक्षित संख्या की जानकारी जो है हमें मिल जाती है। पांचवी विशेषता ये है कि अभिकारक और प्रतिफल के सही द्रव्यमानों का आकलन हमें हो जाता है कि कितना द्रव्यमान प्रतिफल का है और कितना द्रव्यमान अभिकारक का कितना द्रव्यमान है और प्रतिफल का कितना द्रव्यमान हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें द्रव्यमानों की गणना सही से की जाती है। ये पांचवी के बाद छठवीं विशेषता ये है कि रासायनिक समीकरणों को लिख देने से अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपात हमें सही जानकारी मिल जाती है। अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपात की जानकारी जो है हमें सही रासायनिक समीकरणों को लिखने से मिल जाती है। और सातवीं विशेषता ये है कि रासायनिक समीकरणों को लिखने से यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसके कितने लीटर मोल आयतन का क्या होता है, हमें निर्माण होता है, कितना प्राप्त होता है, इसकी भी सही जानकारी मिल जाती है। क्योंकि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन की जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों को लिखने से मिल जाती है। क्योंकि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तो उसकी एक मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से उससे आयतन की भी जानकारी हमें मिल जाती है। कब? अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में संयोग करता है तब। इस प्रकार से हमें कोई भी रासायनिक समीकरणों को लिखने से ये सारी चीजों की सूचनाएं क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब आइए हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने की सीमाएं क्या क्या है। यानी रासायनिक समीकरण की सीमाएं जो है वो क्या क्या है। तो रासायनिक समीकरण सीखने की, किसी भी रासायनिक समीकरण की पहली चीज है अवस्था। क्या है? अवस्था है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि वह ठोस है, द्रव है, गैस है। अभिकारक और प्रतिफल के अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है कि वह ठोस है, द्रव है कि गैस है। इस बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों को लिखने से नहीं मिलती है। दूसरी होती है कि इस बात की ऊष्मा, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिखने से हमें ये पता नहीं चलता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के ठोस ऊष्मा की उत्पत्ति होती है या उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है,
इस बात की भी जानकारी हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से ज्ञात नहीं होता है कि ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है। तीसरा है गैस। तीसरा क्या है? गैस। गैस किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख देने से हमें ये पता नहीं चलता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की गैस की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। गैस की उत्पत्ति होती भी है तो कौन सा पदार्थ गैस के रूप में निकलता है, इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को लिखने से हमें पता नहीं चलता है। चौथा है अवक्षेपण। चौथा क्या है? अवक्षेपण। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख देने से हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है कि नहीं होता है। इस बात की भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों को लिखने से नहीं मिलती है। पांचवी विशेषता है क्या? उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता होता है किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिखने से ये पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया एक तरफ से संभव है कि दोनों तरफ से संभव है। ये इसको करने से ये मिलता है, ये दोनों को मिला देने से ये मिलेगा, ये ऐसा होता दोनों तरफ से संभव है कि एक तरफ से संभव है। इस बात की भी जानकारी हमें किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिख देने से पता नहीं चलता है। और जो छठवीं विशेषता ये है वो ये है कि पदार्थ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो रहा है उनकी वो किस स्थिति में ताप, दाब इत्यादि के ऊपर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की भी जो जानकारी है वो हमें रासायनिक समीकरणों को लिख देने से पता नहीं चलता है। तो इन सबों की जानकारी के लिए जो है वो अधिक समीकरणों को अधिक से अधिक उपयोगी और लाभ कि उत्क्रमणीयता होता है, पता नहीं चलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक तरफ से संभव है कि दोनों तरफ से संभव है। अगला है विस्फोटक। इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिख देने से हमें पता नहीं चलता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है कि नहीं होती है, इस बात की भी जानकारी हमें पता नहीं चलता है। और सातवीं जो विशेषता है दशा। दशा या अवस्था, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया है या ताप, दाब इत्यादि की किस दशा में किस स्थिति में संभव है, इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। या इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कितनी मात्राएं लगती हैं और कितनी मात्राओं का क्या होता है निर्माण होता है, इस बात की भी जानकारी जो है हमें किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिखने से पता नहीं चलता है। तो आइए ये है रासायनिक समीकरण की क्या है सीमाएं हैं। और आइए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए या इन सारी कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया गया, रासायनिक समीकरण में कौन सा ऐसा संशोधन किया गया जिससे हम रासायनिक समीकरण में ये सारी जो कमियां हैं जो पता नहीं चलता है वो सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो पहला बात है अवस्था। तो रासायनिक समीकरणों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए पदार्थ की अवस्था जानने के लिए एस, एल और जी का उपयोग किया गया। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो एस लिखा जाएगा और द्रव अवस्था में है तो एल लिखा जाएगा और गैस अवस्था में तो जो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एस, यहाँ पे भी लिख देते हैं एस और यहाँ पर भी लिख देते हैं जी। तो अब ये अवस्था का जानकारी मिल जाता है कि ये ठोस है, ये ठोस है और ये क्या है, गैस है। इस अवस्था की जानकारी मिल जाता है। अब आ जाते हैं ऊष्मा की उत्पत्ति। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो प्रतिफल के यहाँ प्लस देकर ऊष्मा लिखते हैं। क्या कहते हैं? प्लस देकर ऊष्मा लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और यदि प्रतिफल यदि अभिकारक में यहाँ प्लस देकर ऊष्मा लिखते हैं तो ये पता चल जाता है कि उस अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। यदि अभिक्रिया अगर ऊष्माक्षेपी है तो प्रतिफल में प्लस ऊष्मा देंगे और ऊष्मा शोषी है तो अभिकारक में प्लस देकर ऊष्मा लिखने से पता चल जाता है कि वह ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। गैस की उत्पत्ति। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार का गैस की उत्पत्ति होता है तो उसे ऊपर के तीर की ओर, किसे ऊपर के तीर की ओर सूचित करते हैं। जैसे यहाँ CO2 अगर गैस है हम यहाँ ऐसे ऊपर के तीर की ओर क्या कर देते हैं, सूचित करते हैं। ऊपर के तीर की ओर सूचित करने से चलिए आते हैं अगला अवक्षेपण। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो उसे हम नीचे के तीर की तरफ सूचित करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि AgNO3 प्लस NaCl को तीर का निशान लेंगे तो बनाएगा NaCl प्लस बनाएगा Na
NO3 बनाएगा। तो ये ऐसे तीर का निशान देने का मतलब ये होता है कि पता चलता है कि ये पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण की गैस की उत्पत्ति होगी तो ऊपर की तीर की ओर, और जो अवक्षेपण का होगा तो नीचे की तीर की ओर हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अगला है उत्क्रमणीयता। यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से संभव है, यानी दोनों तरफ से संभव है, तो इसे दोनों तरफ हाफ एरो के तीर द्वारा सूचित करते हैं। हाफ एरो के तीर द्वारा सूचित ये दर्शाता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह दोनों तरफ से संभव है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं H2 आप प्लस लिखते हैं I2 और ये ऐसे लिखते हैं और लिखते हैं 2HI। इसका मतलब ये होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से संभव है। हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इसको तोड़ने पर हाइड्रोजन और आयोडीन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ये अभिक्रिया की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यदि कोई पदार्थ किस दशा में, मान लीजिए यहाँ के ताप और ताप, दाब या उत्प्रेरक है ना, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है तो वैसे चीज को दर्शाने के लिए हम लोग तीर के ऊपर क्या लिखते हैं, ताप, दाब, या अगर कोई उत्प्रेरक होता है तो उत्प्रेरक यहाँ लिख दें, जिससे पता चलता है कि वो अभिक्रिया किस दशा में क्या है, संभव है। तो इन सारी चीजों की जो जानकारी हमें होता है, दिया जाता है कि ताकि रासायनिक अभिक्रिया को अधिक से अधिक उपयोगी जो है वह क्या किया सके, बनाया जा सके। और चलिए हम आप लोगों को आगे और पढ़ाते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की। चलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला है संयोजन। क्या है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CR+O2 क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो इसमें दो हल्के पदार्थ जो है आपस में संयोग करके एक बड़े और नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा होता है वियोजन। वियोजन को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। तो वियोजन को यहाँ एक CaCO3 तीर का निशान CaO आप CO2 लिखिए। वियोजन कर रहा है कि वियोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के या कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से हल्के पदार्थों में एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक बड़े पदार्थ का जो अणु होता है टूटकर दो या दो से अधिक हल्के पदार्थों के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। तीसरा होता है वैद्युत अपघटन। क्या होता है, वैद्युत अपघटन। कह सकते हैं कि जब किसी धातु के क्लोराइड या ऑक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपघटित होकर सोडियम जो होता है या धातु जो होता है वह कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन एनोड पर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन देता है। यह सोडियम जो होता है वह कैथोड पर और क्लोरीन जो होता है एनोड पर मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और चौथा होता है विस्थापन। चौथा क्या है, विस्थापन या इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा विस्थापित करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए CuSO4 के जलीय विलयन में लोहा डाल देने पर लोहा जो होता है या FeSO4 और प्लस कपर को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो अतः यह जो अभिक्रिया है एकल विस्थापन है। इसमें लोहा जो होता है कपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा के बाद पांचवा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं वैसे द्विविस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थों के अणु अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए भिन्न गुण वाले पदार्थों के अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए AB जो है X और Y से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा AY और प्लस बनाएगा BX, चाहे X भी बनाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों तत्वों के परमाणु ऐसे ये आयन जो होता है एक दूसरे के साथ क्या करके अदला बदली करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का क्या करते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ आयनों का अदला बदली करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और छठवां है अवक्षेपण। क्या है, अवक्षेपण यानी कह सकते हैं कि अवक्षेपण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ ठोस अवक्षेप के रूप से विलयन से पृथक हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। जैसे मान लिया जाए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का और प्लस NaNO3, ये सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। और सातवां अभिक्रिया है प्रकाश। क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। करें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संभव होता है, उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करके धूप में रख दिया जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। छाया में रखेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसे धूप में रख देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इसे जैसे पेड़ पौधे का भोजन बना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आते हैं आठवां पे होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण कहता है कि जब किसी अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। किसकी अभिक्रिया, अम्ल की प्रतिक्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होता है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो आइए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। ऑक्सीकरण कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अवकरण ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, यानी अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का क्या हो, त्याग हो, उसे अवकरण कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का त्याग हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीकरण का त्याग हो उसे अवकरण कहते हैं। इसके अलावा भी एक और रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो होता है रिडक्स अभिक्रिया। अब रिडक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।